कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एक पेपर है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पेपर है और कक्षा 12वीं का पेपर है। यह पेपर दिनांक 18 फरवरी 2026 को हुआ है। एमपी बोर्ड की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका पेपर है और इस पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों चलते इस पेपर के बारे में। ये बात कर रहे हम सेट ए की, आपके पास में हो सकता है सेट ए बी सी डी, चारों में से कोई सा भी सेट आया होगा, उसमें क्वेश्चन जो पेपर है उनके सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो, पर हम उन प्रश्नों को यहां पर सॉल्व करते हैं। कुछ विद्यार्थियों से हमारी जो डिस्कस हुआ था उनका कहना था कि पेपर थोड़ा सा कठिन आया है, जबकि विद्यार्थियों पेपर कठिन नहीं आया था। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन सीधे घुमा के पूछे गए थे। अब उन प्रश्नों की तरफ चलते। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, विलियन का वह धातु जो विलायक के प्रवाह को रोकता है क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो हम चलते ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो हम कह रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन था आपका उसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब हो जाएगा। तो विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें दिया हुआ 1 मोल Al3 पॉजिटिव को Al के अपचयन के लिए कितने आवेशों की रिक्वायरमेंट होगी उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां पर कितने आवेशों की बात हो रही है तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर आप देखेंगे कितने चार्ज की बात हुई, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 फेराडाई हो जाएगा, 3 फेराडे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 3F हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ इस प्रश्न की तरफ आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इंक्रीज करने पर उसके कांस्टेंट में कितना चेंज आता है? तो चेंज जो आएगा वो लगभग अप्रोक्सीमेट हम पढ़ते हैं अरेनियस इक्वेशन के अंदर, तो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2 गुना यानी कि डबल होगा। अब अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर तो कक्षा 8वीं का बच्चा भी बता सकता है, 9वीं का बता सकता है कि डी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक की अच्छे से सीरीज देखें तो 3D सीरीज होती है, 4D होती है, 5D होती है और 6D होती है, और प्रत्येक सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 10 है। तो कुल मिलाकर 10 10 10 यदि आप 4 बार जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सैलिसिलिक एसिड का एसिडिलीकरण होने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो एस्प्रिन फॉर्मेशन होता है। एस्प्रिन एक तरीके से जो डिस्प्रिन टेबलेट आती है उसी का एक कंटेंट होता है एस्प्रिन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एस्प्रिन। अगला क्वेश्चन था एसिड क्लोराइड, ये रिएक्शन आपको सबको याद है, रोजेनमुड रिएक्शन है, पढ़ा रखी है मैंने, वीडियो लेक्चर में भी डाल रखी थी इस रिएक्शन को। तो आप लोगों ने यहां से आपके ऑब्जेक्टिव मैच कर लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, यहां से बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विलियन के सभी, अब यहां सभी में के बाद गुणधर्म वाष्पों के अवनमन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अणुसंख्यक। इंग्लिश में देख लेते हैं ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर आ जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड विद द डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, उष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल। तो आप लोगों ने फ्यूल सेल पढ़ा होगा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी दक्षता 70% होती है, ध्यान रखना 70% इसकी एफिशिएंसी होती है, किसकी, फ्यूल सेल की। और फ्यूल सेल का इस्तेमाल कहां होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी रॉकेट प्रोपेलेंट्स होते हैं, यानी कि जो रॉकेट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, उनमें किसका इस्तेमाल होता है, फ्यूल सेल का। इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी एफिशिएंसी 70% मानी गई, तो इसका करेक्ट आंसर 70% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मीय संयंत्रों के बाद में जिंक, कैडमियम और मरकरी को सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है, अर्थात इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहां पर आ जाएगा संक्रमण, और हिंदी में आप लिखेंगे तो ट्रांजिशन, इंग्लिश में ट्रांजिशन और हिंदी में संक्रमण हो जाएगा। अगला, CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्किन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। ये किस अणु की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण विधि है? तो ये आप लोग जानते हैं, ये अनसैचुरेशन यानी असंतृप्तता को पहचाना जाता है इसके द्वारा, असंतृप्तता पहचानने की विधि है। तो आपका आंसर आएगा तो असंतृप्त आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इन एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एन एल्किन रिजल्टिंग इन द डिसअपियरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज द ब्रोमीन constitutes and the important methods for the detection of, तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और अनसैचुरेशन हो जाएगा।
इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमीन में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस बेस की भांति व्यवहार करता है, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा एमीन बिहेव एज ए लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ नाइट्रोजन एटम। तो लुईस बेस लुईस क्षार हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो है, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो यहां आएगा ओनली अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, दोनों जो भी लिखोगे दोनों सही मान्य होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में पूछा गया, विलियन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है। इंग्लिश में दिया हुआ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द divalent ion in aqueous solution having the atomic number 25 will be the 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयोडो तथा पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जल की तुलना में भारी होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, हेवी होते हैं। तो विद्यार्थियों ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर बिहेव देन वाटर हेवियर देन वाटर। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हेवियर देन वाटर होते हैं। उसके बाद आता है, निम्नतः एल्केनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रिया देखी जाती है, उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सत्य है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व इन द एल्केन्स, द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला दिया हुआ है, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं जबकि उच्चतर एलिफेटिक आवश्यक रूप से अविलय होते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रश्न भी पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर इंग्लिश में देखते थे, लोअर एलिफेटिक एमिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर एलिफेटिक एमिन्स आर एसेंशियली इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला दिया हुआ है, घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को हम लोग सुक्रोज कहते हैं, ग्लूकोज नहीं कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, रॉन्ग है। तो द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड होम्स कॉल्ड आर ग्लूकोज। तो इसको हम ग्लूकोज नहीं कहते हैं, इसको सुक्रोज कहते हैं। स्टेटमेंट गलत है। अब आप लोगों ने मैच द कॉलम तो कर ही लिया होगा सही, आई होप। देखो मैच द कॉलम को मैं बताता हूं। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है। सोडियम बेंजोएट जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल एक पिक्रिक एसिड है। K4FeCl6 में आपके आ जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी जो दी हुई है वो 6 हो जाएगी और इसका हाफ लाइफ अर्धकोटि हो जाएगा। तो ये आपने मैच द कॉलम आपने सही कर लिया होगा। चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला आया था, यहां पर अगला क्वेश्चन वन वर्ड की बात पूछी थी। विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछा गया है ना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों ने इसका नाम लिख दिया होगा राइबोफ्लेविन। बिल्कुल आप लोगों ने लिखा होगा राइबोफ्लेविन, इसका नाम हो जाएगा। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होगा। एक और आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का रासायनिक सूत्र लिखो। तो विद्यार्थियों इसका केमिकल फार्मूला बड़ा सरल सा है, पर आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा तो इससे दिक्कत आती है। तो इसका केमिकल फार्मूला यदि आप देखोगे तो Fe4 FeCl6, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक की इकाई, यानी इसकी ऑर्डर आप यूनिट लिखना थी, तो यूनिट है इसकी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। शून्य प्रतिरोधकता पर घन चालकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता बोलते हैं इसको, सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता कहते हैं। और अगला विद्युत अपघट्य K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान लिखिए। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी आप लोगों से, इसकी क्या पूछी, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ I फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट K2SO4। तो विद्यार्थियों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होगी। क्यों, क्योंकि इसका मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले, आपको कुछ याद हो तो ध्यान रखना। जब हम इसको डिसोशिएट करते हैं, इसको मैं समझा देता हूं आपको, जब इसको डिसोशिएट करते हैं K2SO4 को डिसोशिएट करते हैं हम लोग, तो यहां पर आता है 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां 2 नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव, ऐसे करके यहां पर नंबर्स ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो आप लोगों ने इनको मैच कर लिया होगा। मैं कुछ प्रश्नों की तरफ आपको यहां से ले चलता हूं। अब देखो, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले 2 सामान्य या अन्य पदार्थों के नाम आपसे पूछे गए। सजेस्ट द 2 मटेरियल अदर देन द हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज द फ्यूल इन द फ्यूल सेल।
तो विद्यार्थियों इसमें दो आप लिख सकते हो, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, और अगला हो जाएगा CH4 यानी कि मेथेन। तो मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल यानी CH3OH और CH4 हो जाएगा। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा लिखो। राइट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी होगी, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी किसी 1 ग्राम जो विद्युत अपघट्य उसकी चालकता को हम लोग विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की आपने डेफिनेशन लिखी दी होगी। उसके बाद क्रोमेट आयन की संरचना और संकरण के बारे में पूछा। देखो इसका बड़ा सरल सा आंसर, क्रोमेट मतलब क्रोमेट कहां से आया तो मैं बताता हूं आपको, Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें सिंगल बॉन्ड की काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहाइड्रल यानी कि चतुष्फल की हो जाएगी। इसी प्रकार मैग्नेट का भी हो जाएगा, मैग्नेट मतलब Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका वापस sp3 हो जाएगा और ज्योमेट्री वापस इसके टेट्राहाइड्रल यानी कि चतुष्फल की हो जाएगी। तो बहुत सरल था, इतना सा लिखना था आपको इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट की संख्या और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा उसने, तो कितनी होती है। तो ध्यान रखना एफ ब्लॉक की पूछा तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5f में भी 14 होते हैं, तो 14 और 14 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 28, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर 28 हो गए, 28 तत्व होते हैं। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो n-2 f 1 to 14 n-1d 0 to 1 और ns2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिख दिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। Cr3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का आपने यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी उसके अंदर, तो बड़ा सरल सा आंसर है इसका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने लिखी दी होगी आई होप। ठीक है, तो क्या पूछा इसके अंदर, क्रोमियम स्कैंडियम टाइटेनियम इरिडियम क्रोमियम 24 में से 3 गायब कर दो और 25 में से 3 गायब, 26 में से 3 गायब कर दो, ये हो जाएगा। अब यह अनुचुंबकीय क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इसलिए इतना से लिखना था इसके अंदर। वे चुंबकीय, वे चतुष्फल के संकुल जिनमें 2 भिन्न-भिन्न प्रकार के बाइडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, उनके सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े ज्यामितीय समानता नहीं दर्शाते। ऐसा क्यों, तो इसलिए नहीं दर्शाते क्योंकि उनके अंदर चिलेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता है। केनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन की 2 डिफरेंस आपको लिखना था। तो केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें केनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन विहीन यानी नो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड का पार्टिसिपेशन होता है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड का पार्टिसिपेशन होता है। क्लियर है, इसके अंदर 45% NaOH लेते हैं और इसके अंदर डाइल्यूट NaOH लेते हैं, ये डिफरेंस हो गया। और भी बना सकता हूं डिफरेंस, इसके अंदर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंस इसके बन सकते हैं। क्या होता है, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ से क्रिया करके हाइड्रोलिसिस करता है, तो डेफिनेटली मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब रिएक्शन आप कराओगे CO2 के साथ में, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद में C4H11N से प्राप्त 2 समावयवियों के नाम और उसके IUPAC से नाम आपने लिख दिए होंगे। ये रिएक्शन भी बड़ी सरल सी, इसमें NH3 की रिएक्शन कराओगे अमोनिया की, तो NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो बड़ा सरल सा मामला था इस रिएक्शन का भी। अब बेंजीन से एलिनिन आपको बनाना है और एथेनामाइड से एथेनेमिन बना सकते हो, तो बेंजीन से एलिनिन बनाने के बताता हूं आपको मैं, कभी आपने किया उस रिएक्शन को। वैसे सेंडवेयर रिएक्शन बड़ी सरल थी, नीचे ध्यान रखना, सेंडवेयर रिएक्शन आप लोगों ने करी होगी, पर इसको बताता हूं मैं। यदि आपने इस रिएक्शन को करा है बेंजीन वाली, तो बेंजीन लिया प्लस इसका एनिलीन बनाना है, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कर दो, या फिर सबसे पहले इसका रिएक्शन HNO3 के साथ कर दो। HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में, ध्यान रखना। और फिर इसका आपको रिडक्शन करना पड़ेगा 6 हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा NH2 बन जाएगा, ध्यान रख लेना। और एथेनामाइड से एथेनामिन बनेगा, तो एथेनामाइड का फार्मूला क्या होता है, तो एथेनामाइड CH3CONH2। ठीक है, अब इससे एथेनामिन आपको बनाना है, तो एथेनामिन बनाने के लिए क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलिसिस करना है और हाइड्रोलिसिस के साथ में इसका रिडक्शन भी करना है LiAlH4, तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2NH2 बन जाएगा। क्लियर है, सेंडवेयर अभिक्रिया सभी को आती है, सेंडवेयर अभिक्रिया सभी को आती है, सेंडवेयर रिएक्शन आप लोगों ने सबने लिखी दी होगी। ठीक है, डेरियल सेल के लिए मानक सेल विभव, ये थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसका आंसर यदि आप निकालोगे तो -212 करके इसका आंसर निकल कर आएगा। यदि आप इसका आंसर देखोगे -212.3 किलो जूल इसका आंसर आएगा। आप लोग चाहे तो मैं आंसर बता सकता हूं इसका आंसर
माइनस डेल जे करके जो फार्मूला है वो लगेगा यहाँ पर। मैं आपको चाहे तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द डेनियल से लिए पूछा गया है। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है डेल जे इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। डेल जे इक्वल टू, अब बात करेंगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, दो इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। तो एन की जगह तो -2 इंटू एफ का वैल्यू होता है 96550 कुलाम, है ना, 96500 कुलाम इंटू एन, इलेक्ट्रोड का वैल्यू यहाँ पर दिया 1.1 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 1.1 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेल जे इक्वल टू -212 ऐसा कुछ करके आपको आंसर मिलेगा, 212300 आ जाएगा इसका आंसर, 300 जूल मोल इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब उन 3 धातुओं के नाम लिखिए जिनका विद्युत अपघटनीय निष्कर्ष होता है ना। तो 3 धातुओं के नाम पूछे, राइट द नेम ऑफ द एनी 3 मेटल्स आर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोकेमिकली। तो विद्यार्थियों इसका नाम हो जाएगा सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। 3 का इतना सा लिखना, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मरकरी सेल के 3 उपयोग क्या है, तो मरकरी सेल एक वॉचेस में काम आता है, एक जो एयर डिवाइस होते हैं, आंखों जो कान में जो डिवाइस लगते हैं उसमें काम में आता है, और इसके अलावा आप कैमरे में भी काम में आता है। तो आप इसके अलावा भी कुछ और एप्लीकेशन इसके बता सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने किया होगा, क्वेश्चन बड़े सरल थे, ठीक है। अब मैं कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं, जहां से ये वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर डेवलप हो रहे हैं, आंसर यहां पर बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर CH3 CH2 Cl, तो ये फिंकलेस्टीन रिएक्शन है, इस Cl की जगह आ जाएगा I, बस इतना सा होगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बता देता हूं, इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें क्या होगा, परऑक्साइड लिखा है तो Br जो है वो यहां पर जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, CH3 CH2 Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब HBr वाली रिएक्शन है, यहां पर खाली HBr लिखा और कुछ नहीं लिखा, मतलब ये रिएक्शन, ये तो एंटी मार्कोनिक है और मार्कोनिक है। तो यहां पर क्या होगा, Br यहां पर आ जाएगा, ध्यान रखना Br इस जगह आकर जुड़ जाएगा। तो विद्यार्थियों यदि पूरा पेपर यदि हम लोग देखें तो पेपर में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना हवा बनाया जा रहा है, ठीक है। इस पूरे पेपर को यदि हम ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े, तो पूरा पेपर इजी गोइंग है, आसानी से हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने यदि पैशन के साथ इस पेपर को किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।